आइए देखते हैं एग्जाम्पल 4.7। गैलीलियो in his book Two New Sciences stated that for elevations which exceeds or fall short of 45 degree by equal amounts the ranges are equal. Prove this statement. अब देखिए पहले तो ये क्वेश्चन मैं आपको इस फिगर से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये y और x एक्सिस है और ये जो मैंने रेड कलर की डॉटेड लाइन दिखाई है वो एग्जैक्टली 45 डिग्री के लिए है। ये जो लाइन है वो 45 डिग्री के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये जो दो वाइट वेक्टर्स मैंने दिखाए हैं ये दोनों वेक्टर्स इस रेड लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं, मीन्स कि ये इस तरफ थीटा एंगल बना रहा है और ये दूसरा वेक्टर इस तरफ थीटा एंगल बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहला वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये बना रहा है 45 माइनस थीटा, सही है ना। और ये जो दूसरा वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये बना रहा है 45 प्लस थीटा, सही है। ये 45 है, ये भी थीटा और ये भी थीटा, इसका मतलब ये हो गया 45 माइनस थीटा और ये हो गया 45 प्लस थीटा। यानी कि ये जो दो वेक्टर्स मैंने ड्रॉ किए, यानी कि ये जो दो डायरेक्शंस मैंने बताई है वो 45 डिग्री के साथ इक्वल अमाउंट में या तो एक्सिड कर रही है या तो फॉल शॉर्ट है ना। ये फॉल शॉर्ट है थीटा जितनी और ये एक्सिड कर रही है थीटा जितनी। अब ये कहा है कि अगर आप इस एंगल पे प्रोजेक्टाइल मोशन करवाते हो या इस एंगल पे प्रोजेक्टाइल मोशन करवाते हो तो इन दोनों की रेंज सेम रहेगी। वैसे यहाँ पे एक बात मैं कह दूं कि इसमें दोनों की इनिशियल वेलोसिटी v0 जो है वो सेम होनी चाहिए, तभी इस केस में प्रोजेक्टाइल मोशन की रेंज सेम आएगी। देखिए अब मैं प्रोजेक्टाइल मोशन की डायरेक्शन आपको यहाँ पे दिखाता हूँ किस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। देखिए 45 माइनस थीटा एंगल पे अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन करवाते हैं तो वो कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। और अगर हम 45 प्लस थीटा एंगल पे प्रोजेक्टाइल मोशन करवाएं तो वो कुछ इस तरह से होगी, ऐसे। अब देखिए दोनों की जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट, ये अलग अलग है, राइट, लेकिन इसकी रेंज जो है दोनों की सेम आ रही है। तो यही बात आपको प्रूव करनी है कि अगर आप एक एंगल रखते हैं 45 माइनस थीटा और दूसरा रखते हैं आप 45 प्लस थीटा तो इन दोनों ही केस में जो रेंज आएगी वो रेंज सेम आएगी, ऐसा प्रूव करना है। मैं यहाँ दोनों मोशन को अलग अलग नाम दे देता हूँ। ये जो है इसको मैं नाम दे देता हूँ पहली मोशन और ये जो है इसको हम कह देते हैं दूसरी मोशन, ये है दूसरी मोशन। तो अब इन दोनों के लिए जो रेंज है वो सेम आ रही है, ऐसा मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ। ये हो गया इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये इसका एंड पॉइंट, और इन दोनों के बीच में जो रेंज है दोनों की रेंज R1 और R2 ये सेम आ रही है। साथ ही मैंने आपको आगे बता दिया कि इन दोनों की वेलोसिटी जो है वो सेम होनी चाहिए। तो ये जो पहला प्रोजेक्टाइल है इसकी वेलोसिटी को मैं नाम दे देता हूँ v01 और ये दूसरी जो प्रोजेक्टाइल है उसकी वेलोसिटी को नाम दे देता हूँ v02 और यहाँ पे लिख देता हूँ कि मोड ऑफ v01 इज इक्वल टू मोड ऑफ v02। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है और इसको मैं सिर्फ v0 ऐसे नाम दे देता हूं। तो इसका मतलब कि दोनों केस में जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो सेम है और वो v0 जितना है। तो इस हालत में दोनों की रेंज सेम है, ऐसा हमें प्रूव करना है। फिगर वाइज तो वैसे देख ही रहा है और अगर आप प्रैक्टिकल करोगे तो भी आपको ये सेम दिखेगा, लेकिन इक्वेशनली हमें प्रूव करना है। अब इसके लिए हम क्या करें, देखिए इसके लिए हम यूज करते हैं रेंज का इक्वेशन। आपको पता है कि रेंज आर इजकल टू क्या होता है, रेंज आर इजकल टू इक्वेशन है v0 स्क्वायर
साइन 2 थीटा 0 अपॉन जी। यहाँ पे जो थीटा 0 है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। अब पहले केस में यानी कि फॉर थीटा 0 विच इज इक्वल टू 45 माइनस थीटा, इसमें क्या हो जाएगा, रेंज R1 का इक्वेशन आप ऐसे लिख पाओगे, ये हो जाएगा V0 स्क्वायर, फिर साइन 2 थीटा 0 यानी कि 2 इंटू 45 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 90 माइनस 2 थीटा। समझ रहे हो आप, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड बाय जी, इसको पूरा डिवाइड करना है जी से। अब देखिए साइन 90 माइनस 2 थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे V0 स्क्वायर और ये कॉस 2 थीटा अपॉन जी। ऑलराइट, ये हो गया पहला इक्वेशन। फिर हम दूसरा केस लेते हैं, यानी कि फॉर थीटा 0 इज इक्वल टू 45 प्लस थीटा। अब इस केस में जो रेंज है इसको हमने R2 नाम दिया है, तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V0 स्क्वायर और साइन 2 थीटा 0 की जगह पे आपको लेना है 2 इंटू 45 प्लस थीटा, यानी कि ये आ जाएगा साइन 90 प्लस 2 थीटा, राइट, डिवाइड बाय जी। अब समझिए, अगर 90 प्लस 2 थीटा आपने लिया है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव है, तो इससे आपको R2 का इक्वेशन इस तरह से मिलेगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो R2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा V0 स्क्वायर कॉस 2 थीटा अपॉन जी, राइट। तो अब देखिए ये R1 का इक्वेशन और ये R2 का इक्वेशन दोनों ही सेम आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं दस R1 इज इक्वल टू R2, यानी कि इन दोनों की रेंज सेम है। ये कौन सा केस था कि अगर आप 45 माइनस थीटा वाला एक एंगल लेते हो और दूसरा 45 प्लस थीटा वाला एंगल लेते हो, यानी कि ऐसे एंगल लेते हो जो कि 45 से सेम अमाउंट में या तो एक्सीड हो रहा है या तो सेम अमाउंट में शॉर्टफॉल हो रहा है, तो इन दोनों के लिए रेंज आपको सेम मिलेगी। चलिए अब देखते हैं एग्जांपल 4.8। A hiker stands on the edge of a cliff 490 meter above the ground and throws a stone horizontally with a initial speed of 15 meter per second. Neglecting air resistance, find the time taken by the stone to reach the ground and the speed with which the stone hits the ground. Take g is equal to 9 meter per second square. अब देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए ये फिगर देखनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे ये किसी क्लिफ से ये स्टोन ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंका जा रहा है, राइट, और ये है उसकी हाइट y। तो ऐसे में स्टोन की जो मोशन है वो कुछ इस तरह से होगी, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे, और यहाँ पे आखिर में पहुंच के यानी कि जब वो जमीन पे पहुंचेगा, जमीन पे टकराएगा, तब उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से मिलेगी, ऐसे, राइट। और इसको हम नाम दे देते हैं लेट अस से के v, इसको हम नाम दे देते हैं वेलोसिटी v, ये फाइनल वेलोसिटी v है। ऑब्वियसली इस फाइनल वेलोसिटी v के भी दो कंपोनेंट आपको मिल सकते हैं, एक हो जाएगा x डायरेक्शन का कंपोनेंट और एक ऐसे मिल जाएगा y डायरेक्शन का कंपोनेंट, राइट। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूं, ये y डायरेक्शन का कंपोनेंट और ये है x डायरेक्शन का कंपोनेंट। जो x कंपोनेंट है ऑब्वियसली उसको हम vx कह सकते हैं और जो y कंपोनेंट है ऑब्वियसली उसको vy कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जितनी इंफॉर्मेशन दी है और जितनी मांगी है वो हम लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये
क्लिफ की हाइट दी है 490 मीटर, राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, y इजकल टू -490 मीटर। देखिए माइनस क्यों लिखना है, क्योंकि हमने मोशन जो शुरू की है वो क्लिफ की हाइट से शुरू की है। तो आप समझिए कि क्लिफ के ऊपर आपको इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 0 0 ले लेना चाहिए। मीन्स जहां से आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है वहां पे प्रोजेक्शन 0 0 ले लो, यानी कि वहां पे आप ओरिजिन सोच लो। तो उसके कंपैरिजन में ये नीचे की जो हाइट है वो ऑब्वियसली माइनस लेनी पड़ेगी। तो ये -490 मीटर हो गया। फिर आपको ये स्पीड दी है 15 मीटर पर सेकंड, जो कि हॉरिजॉन्टल स्पीड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट की जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है, जिसको मैंने v0x कहा है, वो v0x मिल रहा है आपको कितना, 15 मीटर पर सेकंड। अच्छा, यहाँ पे एक बात आप समझ सकते हो कि इसमें v0y जो है वो 0 हो जाएगा। v0y इजकल टू 0 मीटर पर सेकंड। ये बात समझ में आ रही। आप यहां से ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल थ्रो करते हो। आपने इनिशियली जो वेलोसिटी दी है वो एक्स डायरेक्शन में दी है, वाई डायरेक्शन में तो आपने कुछ दी ही नहीं वेलोसिटी। वाई डायरेक्शन में तो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से धीरे धीरे वेलोसिटी मिलेगी, और आप देख रहे हो यहाँ पे वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी वी वाई मिल गई इसको। यहाँ पे तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी दी ही नहीं है आपने, इसलिए वी जीरो वाई इजकल टू 0 हो जाएगा। फिर और क्या दिया है इसमें, और आपको दिया है कि जी की वैल्यू आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। अब देखिए ये हमारे लिए जी कहाँ पे काम लगेगा, समझिए। यहाँ पे जब ये मोशन होगी तो जैसे ही ये ग्रेविटी में आता है तो इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन मिलेगा, और वो जो एक्सेलेरेशन है वो ऑब्वियसली कितना होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन जितना। यहाँ पे एक बात याद रखिए, जब आप इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो कर देते हो, एक बार आपने थ्रो कर दिया, फिर इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है, यानी कि ये जो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी। आई रिपीट, एक्स डायरेक्शन की यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। यानी कि ये जो v0x है और यहाँ पे ये जो vx है ये दोनों सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन है ही नहीं, और वर्टिकल डायरेक्शन में यानी कि y डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है, और वो g जितना है। तो अब मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ax यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलेरेशन है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन 0 होगा। और वर्टिकल डायरेक्शन में यानी कि y डायरेक्शन में जो एक्सेलेरेशन है वो ऑब्वियसली हो जाएगा -g यानी कि -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये माइनस क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन मिलने वाला है। ये जो एक्सेलेरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए हम ले रहे हैं इसमें -g। और साथ ही लिख लेते हैं कि vx यानी कि जो x डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी है vx, वो हो जाएगी v0x जितनी, राइट। और ये तो आपको पता ही है कि 15 मीटर पर सेकंड है, राइट। अब हमें इसमें जो फाइंड करना है वो है एक तो टाइम t, ये ऑब्जेक्ट यहाँ जहाँ से थ्रो किया वहाँ से नीचे जब गिरता है तब तक का जो टाइम है वो फाइंड करना है, और दूसरा जब वो नीचे गिरता है तब उसकी जो स्पीड है फाइंड करनी है। देखिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये नीचे जब पहुँचता है तब इसकी स्पीड फाइंड करनी है और टाइम टेकन फाइंड करना है आपको। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एक तो t इजकल टू वॉट और दूसरा v इजकल टू वॉट। हमने जो फाइनल वेलोसिटी है इसको v नाम दिया है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हो जाएगा v। चलिए अब इसमें देखिए x डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से मोशन हो रही है, तो उसमें आप कांस्टेंट स्पीड के इक्वेशन लगा सकते हो, और y डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से मोशन हो रही है तो आप इसमें कांस्टेंट एक्सेलेरेटेड मोशन के इक्वेशंस लगा सकते हो। तो सबसे पहले तो कांस्टेंट एक्सेलेरेटेड मोशन के इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, फ्रॉम d इजकल टू v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर, इस इक्वेशन से आगे बढ़ते हैं। अब इसमें d की जगह पे ले लेते हैं y, v0 की जगह पे आपको पता है v0y, और t प्लस 1/2 ay t स्क्वायर। मैंने ये पूरा इक्वेशन
वाई डायरेक्शन के लिए बना दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें वाई क्या लेना है आपको, वाई लेना है -490 इजकल टू v0y कितना है, v0y तो भाई 0 है। फिर ay कितना है, -g है, तो ये माइनस आगे ले लेता हूँ, -1/2 और ay की जगह पे आपको लेना है 9.8 और मल्टीप्लिकेशन में t²। अब देखिए दोनों साइड माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे राइट साइड जो है वो 9.8 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4.9 हो जाएगा। उस 4.9 को यहाँ पे ले लीजिए, 490 डिवाइड बाई 4.9 यानी कि 100 हो जाएगा। तो आपको t² इजकल टू 100 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि t इजकल टू 10 सेकंड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला आंसर कि इसको नीचे पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो टाइम है 10 सेकंड। ये आपका पहला आंसर। अब देखिए दूसरा आंसर जो लेना है वो है यहाँ की स्पीड। आखिर में जब वो नीचे पहुंचता है तब उसकी स्पीड हमें फाइंड करनी है, तो इसके लिए मुझे Vx और Vy चाहिए। अब देखिए Vx तो हमारे पास ऑलरेडी है ही, क्योंकि हमने देखा कि Vx तो बदलता नहीं है। ठीक है, तो पहले तो मैं वही लिख लेता हूं कि भाई हियर Vx is equal to V0x only and that is 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब लेना है हमें Vy। तो इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे कौन सा, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का। Vy इज इक्वल टू V0y प्लस AYT। याद आ रहा है, V इज इक्वल टू V0 प्लस AT। तो यहाँ पे y डायरेक्शन के लिए Vy इज इक्वल टू V0y प्लस AYT। अब देखिए V0y तो 0 है, AY की जगह पे आपको लेना है -9.8 और t की जगह पे आपको लेना है 10। आपको 10 मिल गया ना t, तो इससे Vy इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है -98 मीटर पर सेकंड। ऑब्वियसली ये नीचे की ओर है इसलिए ये नेगेटिव आ रहा है। अब हमें फाइंड करनी है दरअसल फाइनल स्पीड, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि फाइनल स्पीड ये कितनी हो जाएगी, v इज इक्वल टू √ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर, यानी कि vx² प्लस vy²। ये कुछ नया नहीं है। देखिए यहाँ पे ये फाइनल वेलोसिटी है v, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड यानी कि फाइनल स्पीड हो गई। तो ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, √ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर। तो वही मुझे करना है यहाँ पे। तो ये √ऑफ vx², अब vx कितना है 15 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा -98 का स्क्वायर, बट ये तो प्लस ही हो जाएगा और ये आंसर मिलेगा आपको 99 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब कि फाइनल स्पीड जो है जब ये नीचे टकराता है जमीन के साथ तब इसकी जो फाइनल स्पीड है वो है 99 मीटर पर सेकंड, जो कि हमारा दूसरा आंसर है। चलिए अब देखते हैं एग्जांपल 4.9। अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन at a speed 28 meter per second in the direction 30 meter above the horizontal. Calculate the maximum height, the time taken by the ball to return to the same level and the distance from the thrower to the point where the ball returns to the same level. अब देखिए इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से समझ लीजिए। पहले तो इसमें जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। एक तो आपको ये दिया है कि ये जो बॉल थ्रो किया उसकी स्पीड है, इनिशियल स्पीड 28 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और दूसरा इसका इनिशियल एंगल यानी कि θ0 आपको दे दिया है, वो है कितना 30 डिग्री। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एक सीधा सा केस है। अच्छा, इसमें से आपको पहला जो फाइंड करना है वो क्या है, उसकी मैक्सिमम हाइट यानी कि HM फाइंड करना है आपको, ठीक है, और दूसरा जो फाइंड करना है वो है टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल, यानी कि जहां से बॉल को आपने थ्रो किया और जहां पे वो जाके गिर रहा है इसमें लगने वाला टाइम। तो ऑब्वियस ही बात है ये क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। आपको टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है
और लास्ट में द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स एट द सेम लेवल, यानी कि जहां से बॉल थ्रो किया और जहां पे गिरा वहां तक का जो डिस्टेंस है, अब उसको क्या कहते हैं, रेंज आर। तो आपको रेंज आर फाइंड करनी है। तो अब इसके लिए तो हमारे पास रेडी इक्वेशन ही है, उसे डालना है हमें सिर्फ। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं मैक्सिमम हाइट एच एम का इक्वेशन। देखिए एच एम इजकल टू क्या है, वी जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जीरो अपॉन 2g, राइट, यही ना इक्वेशन। अब इसमें वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। देखिए वी जीरो स्क्वायर यानी कि 28 का स्क्वायर, ठीक है। फिर साइन स्क्वायर थीटा जीरो, अब साइन स्क्वायर थीटा जीरो यानी कि साइन स्क्वायर 30 है ना, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 है तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर डिवाइड बाय आपको लेना है 2g। तो ये 2 इंटू जी की वैल्यू हम ले लेते हैं 9.8। ऑलराइट, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये एच एम आपको मिल जाएगा 10 मीटर। तो ये हो गया आपका पहला आंसर, जो कि आपको फाइंड करना था कि बॉल की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो ये हो गई 10 मीटर। चलिए अब जो दूसरी बात हमें फाइंड करनी है वो है दरअसल टी एफ, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम टी एफ का इक्वेशन लगा देते हैं। देखिए टी एफ इजकल टू 2v0 साइन थीटा जीरो अपॉन जी, यही ना इक्वेशन इसका। अच्छा अब इसमें वैल्यूज पुटअप कर दो, ये 2v0 यानी कि 28, फिर साइन थीटा जीरो यानी कि साइन 30 यानी कि 1/2 डिवाइड बाय जी यानी कि 9.8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 2.9 सेकंड। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आपको मिल रहा है 2.9 सेकंड। तो ये है आपका दूसरा आंसर, टी एफ इजकल टू 2.9 सेकंड। चलिए अब फाइंड करते हैं हम तीसरा आंसर, यानी कि जो रेंज है वो। अब देखिए रेंज के लिए इक्वेशन क्या है, रेंज का इक्वेशन है वी जीरो स्क्वायर साइन 2 थीटा जीरो अपॉन जी, राइट। अब इसमें देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वी जीरो स्क्वायर, अब साइन 2 थीटा जीरो, थीटा जीरो है 30 तो 2 थीटा जीरो यानी कि 60। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन 60 अपॉन जी। अब इसमें वैल्यूज पुटअप कर देते हैं हम। देखिए वी जीरो स्क्वायर यानी कि 28 का स्क्वायर, फिर साइन 60 क्या होता है, ये होता है √3/2 डिवाइड बाय जी। अब जी की वैल्यू क्या लेनी है हमें 9.8, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये मिल जाता है हमें 69 मीटर, यानी कि इस बॉल की जो रेंज है वो हो गई 69 मीटर, जो कि है हमारा थर्ड आंसर। चलिए अब देखते हैं एग्जांपल 4.10। एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन ए सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर moves along the groove steadily and completes 7 revolution in 100 सेकंड। देखिए ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है, ठीक है। आपको यहाँ पे 12 सेंटीमीटर रेडियस वाली एक ग्रूव में एक इंसेक्ट घूम रहा है और वो भी स्टेडीली घूम रहा है ऐसा कहा है, और वो 7 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है 100 सेकंड में, ठीक है। तो व्हाट इज द एंगुलर स्पीड, यानी कि ओमेगा फाइंड करना है, एंड द लीनियर स्पीड यानी कि आपको v भी फाइंड करना है। इज द एक्सेलेरेशन वेक्टर अ कांस्टेंट वेक्टर, भाई इसका आंसर तो हम पहले ही दे देते हैं। इसमें पूछा है कि एक्सेलेरेशन वेक्टर जो वो कांस्टेंट वेक्टर है ना, नहीं है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इसमें जो एक्सेलेरेशन वेक्टर आएगा वो दरअसल सेंट्रीपेटल एक्सेलेरेशन होगा, जिसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली बदलती है, इसलिए वो कांस्टेंट वेक्टर नहीं हो सकता। एंड व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड यानी कि वो जो सेंट्रीपेटल एक्सेलेरेशन है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये हमें फाइंड करना है। देखिए पहले इसमें जो वैल्यूज दी है
उसको जरा हम नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको दी है रेडियस, रेडियस है 12 सेंटीमीटर। फिर आपको यहाँ पे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दी है जिसको मैं n नाम दे देता हूँ, वो है 7। और साथ ही आपको उसमें जो टोटल टाइम लगा है वो दे दिया है। टोटल टाइम लगा है इसमें 100 सेकंड। और इसमें से आपको फाइंड क्या करना है? पहला तो आपको फाइंड करना है इसकी एंगुलर स्पीड यानी कि ओमेगा। दूसरा आपको फाइंड करना है लीनियर स्पीड यानी कि v। और तीसरा आपको फाइंड करना है इसका एक्सलेशन यानी कि सेंट्रीपेटल एक्सलेशन AC। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो ये जो दो वैल्यूज दी है n और स्मॉल t, इससे हम पीरियोडिक टाइम फाइंड कर सकते हैं। मैं लिखता हूं यहाँ पे कि पीरियोडिक टाइम will be equal to t and t will be equal to t by n, small t by n, यानी कि 100 by 7 सेकंड। जरा समझिए, ये 7 रिवोल्यूशन के लिए 100 सेकंड ले रहा है। अब पीरियोडिक टाइम यानी कि एक रिवोल्यूशन का टाइम, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने ये टोटल टाइम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कर लिए, यानी कि t अपॉन n कर लिया, यानी कि 100 अपॉन 7। तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, पीरियोडिक टाइम। अब इस पीरियोडिक टाइम का हमें क्या काम है, इसके लिए मैं आपको याद करवाता हूं एक इक्वेशन जो कि है एंगुलर स्पीड का। देखिए एंगुलर स्पीड ओमेगा के लिए एक इक्वेशन हमने थियरी में देखा था, वो था 2πf, जहां पे f यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाता है 2π/t, क्योंकि आपको पता है कि f का इनवर्स यानी पीरियोडिक टाइम, तो ये हो गया 2π/t। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 2π और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 7 डिवाइड बाई ये आता है 100, है ना। ये कैपिटल T 100/7 है, तो ऐसे ही लिखेंगे हम। और इसका आंसर आपको मिल जाएगा 0.44 रेडियन पर सेकंड। देखिए जो ओमेगा है एंगुलर स्पीड, इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। मैंने आपको बताया था कि ये दरअसल रोटेशनल मोशन नाम के लेसन में आएगा, अभी सिर्फ याद रख लीजिए। देखिए इसके यूनिट के लिए ये इक्वेशन देखिए, यहाँ पे है 2π, तो 2π का यूनिट क्या होगा, ऑब्वियसली रेडियन। और यहाँ पे है ये t, यानी कि इसका यूनिट हो जाएगा सेकंड, तो ये हो जाता है रेडियन पर सेकंड। तो वही मैंने लिखा है रेडियन पर सेकंड। तो आपको ओमेगा मिल गया। अब आपको फाइंड करना है v, v यानी कि लीनियर स्पीड। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे लीनियर स्पीड। अब देखिए लीनियर स्पीड के लिए यानी कि v के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है ओमेगा r, या फिर कहें कि r ओमेगा, याद है ना ये इक्वेशन। अब इसमें ओमेगा कितना है 0.44 और r ये है 12 सेंटीमीटर। तो इससे आपको मिल जाएगा 5.3 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखिए मैंने जो रेडियस ली है वो सेंटीमीटर में ली है, तो आंसर भी मुझे सेंटीमीटर पर सेकंड मिलेगा। तो ये मिल गया आपको v की वैल्यू कितनी है 5.3 सेंटीमीटर पर सेकंड, जो कि आपका दूसरा आंसर है। अब हमें फाइंड करना है फाइनली AC। अब AC के लिए हमारे पास वैसे तो दो इक्वेशन है जो कि इसमें चल जाएंगे। एक तो है AC इजकल टू v² अपॉन r और दूसरा है ओमेगा स्क्वायर r। लेकिन हमने यहाँ पे पहले ओमेगा फाइंड किया है, तो इट्स एडवाइजेबल कि हम इसको ओमेगा से ही सॉल्व करें। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या है ये, सेंट्रीपेटल एक्सलेशन। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जिसको हम कहते हैं AC। तो AC का इक्वेशन है ओमेगा स्क्वायर r। अब देखिए ओमेगा स्क्वायर यानी कितना है ये 0.44 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r, r कितना है, r है 12 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 2.3
सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। आप इसे सॉल्व करेंगे तो AC की वैल्यू मिल जाएगी 2.3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये है आपका तीसरा और फाइनल आंसर। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये AC की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि AC यानी कि ये सेंट्रीपेटल एक्सेलेरेशन, इसकी जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो कांस्टेंट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कांस्टेंट, लेकिन इसकी डायरेक्शन बदल रही होगी। द डायरेक्शन ऑफ AC is not constant. So AC is not a constant vector. आपको पूछा था कि क्या ये एक्सेलेरेशन कांस्टेंट वेक्टर है, तो आंसर आ गया कि नहीं, ये कांस्टेंट वेक्टर नहीं है। तो ये थे एग्जांपल्स 4.7, 4.8, 4.9 और 4.10। इसी के साथ हमारा ये लेसन थियरी वाइज और एग्जाम्पल वाइज पूरा होता है। इसके बाद हम एक्सरसाइज देखेंगे और इसके सभी न्यूमेरिकल्स अभी जो हमने लिए, इन सभी न्यूमेरिकल्स के PDF की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिए, उसे आप डाउनलोड कर सकते हो।